वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रोज नॉन फिक्शन। प्रीवियस पार्ट में हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की प्रोज फिक्शन पार्ट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोज नॉन फिक्शन के बारे में। नॉन फिक्शन क्या है? नॉन फिक्शन वो टाइप की राइटिंग होती है जो कि प्रेजेंट करती है उन आइडियाज को जो हमें बताते हैं रियल पीपल के बारे में, प्लेसेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में। यानी कि नॉन फिक्शन वो टाइप होता है राइटिंग का जिसमें वास्तविक लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, जगह होती हैं और रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके फॉर्म्स क्या हैं? ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज एंड एसे, रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोइर्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब जो हम देखते हैं ये सभी नॉन फिक्शनल प्रोज हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम ये राइटिंग देखते हैं ये सब किन चीज को प्रेजेंट करती है? ये प्रेजेंट करती है रियल पीपल को, वास्तविक लोगों के बारे में बताती है, प्लेसेस के बारे में बताती है, रियल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में बताती है। तो ये सारे ही जो ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, एसे, रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोइर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो हैं ये सभी नॉन फिक्शन प्रोज होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन की टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप है नैरेटिव राइटिंग। This type of non-fiction tells a true story about a person, event or place. नैरेटिव राइटिंग जो होती है ये इस टाइप की राइटिंग होती है जो कि किसी भी एक वास्तविक स्टोरी को बताते हैं, एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक घटना के बारे में या फिर किसी एक प्लेस के बारे में। वो नैरेटिव राइटिंग होती है जो कि नॉन फिक्शन का एक टाइप है। Sometimes this kind of non-fiction can be written in the first person, but it always involves some research on the writer's part. कई बार क्या होता है कि इस काइंड ऑफ नॉन फिक्शन में, यानी कि जो नैरेटिव काइंड ऑफ नॉन फिक्शन है, इसको फर्स्ट पर्सन के द्वारा ही लिखा जाता है, लेकिन हमेशा इसमें कुछ रिसर्च जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट टाइप है पर्सुएसिव राइटिंग। In this writing, the writer takes a position on an issue and argues for his or her side or against an opposing side. इस टाइप की राइटिंग में जो राइटर होता है तो वो एक किसी भी इश्यू या आर्ग्यू के लिए अपनी पोजीशन लेता है, यानी कि किसी भी एक ऑपोजिंग जो एक उसका प्रतिरोधी होता है उसके अगेंस्ट अपनी साइड रखता है, अपना तर्क रखता है। He used facts and information to support his or on argument while trying to influence his readers' opinions. तो इस टाइप की राइटिंग में हमेशा जो राइटर होता है वो एक पोजीशन लेता है, वो किसी भी एक इश्यू या अपने आर्ग्यू पर हमेशा जो है वो स्टक रहता है किसी भी ऑपोजिंग साइड के अगेंस्ट। वो फैक्ट्स का इस्तेमाल करता है, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके जब वो ट्राई कर रहा होता है अपने रीडर्स के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए। तो इस टाइप के राइटिंग में हमेशा जो राइटर है वो अपने रीडर्स के ओपिनियन को प्रभावित करने के लिए अपने तर्क पर स्टक रहता है और उसके लिए वो अपने इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स का यूज करता है। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ राइटिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ एन ओपन पीस और एडिटोरियल इन द न्यूज़पेपर। नॉर्मली इस टाइप की जो राइटिंग होती है, जो पर्सुएसिव राइटिंग होती है, वो उस प्रकार का फॉर्म है कि जैसे न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं वो उसी टाइप ऑफ राइटिंग में आते हैं पर्सुएसिव में, क्योंकि उसमें कोई भी जो राइटर है वो अपना तर्क रखने के लिए या अपने अगेंस्ट जो ऑपोजिंग साइड है उसके अगेंस्ट अपने इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को यूज करता है और अपनी बात को रखता है। तो इस टाइप की राइटिंग जो होती है वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आती है। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी राइटिंग। द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉन फिक्शन इज टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म अ रीडर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। इस टाइप की जो राइटिंग होती है नॉन फिक्शन में, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो रीडर को ये एक्सप्लेन या इन्फॉर्म करना होता है किसी भी एक सर्टेन टॉपिक के बारे में। विद दिस टाइप ऑफ राइटिंग द रीडर मे और मे नॉट हैव prior knowledge about the topic being discussed, so research is central to successfully executing expository non-fiction. इस टाइप की राइटिंग में जो रीडर है उसको भले ही जो टॉपिक है उसके बारे में प्रायर नॉलेज हो या ना हो जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो रिसर्च है वो सेंट्रल होती है इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। इस टाइप ऑफ राइटिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसर्च है वो सेंट्रल होती है। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि किसी भी रीडर को किसी एक सर्टेन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना या इन्फॉर्म करना। तो ये इसका मकसद होता है, ये इसका उद्देश्य होता है मेन इस टाइप की राइटिंग का। नेक्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इट एम्प्लॉयज all five senses to help the reader get a visual of what the writer is trying to describe.
डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ राइटिंग में किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इसमें जो रीडर है उसकी पांचों सेंसेस का यूज होता है, जिससे कि उसे ये पता चल सके कि राइटर जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या चीज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। और राइटर इसके लिए सेंसरी लैंग्वेज, रिच डिटेल्स और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है, इन मेथड्स का यूज करता है, जिससे कि वो एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव दे सके, किसी भी चीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छा दे सके। उसके लिए वो सेंसरी लैंग्वेज, रिच डिटेल्स और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, जिसमें किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से दिया जाता है, जिससे कि रीडर को हेल्प मिलती है कि वास्तव में कि जो राइटर है वो क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, और उस एक तरीके से उसे बिल्कुल विजुअलाइजेशन हो जाता है, उस चीज का सचित्र वर्णन सा हो जाता है उन शब्दों के थ्रू ही जिसका डिस्क्रिप्शन राइटर देना चाह रहा है। तो ये चारों थे हमारे नॉन फिक्शन के टाइप्स। अब बात करते हैं हम प्रोज नॉन फिक्शन के फॉर्म्स की, यानी कि जो नॉन फिक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन फिक्शन उस टाइप की राइटिंग होती है जिसमें रियल पीपल, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का जिक्र होता है, तो वो प्रोज नॉन फिक्शन होता है। अब इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फॉर्म है इसका ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अगर हम इस वर्ड को देखें तो ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स प्रिंटेड और रिटन। सो कोई भी ऐसा प्रिंटेड और रिटन वर्क जो कि अपनी खुद की लाइफ के बारे में होता है और जिसे इंसान खुद लिखता है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी, जो कि प्रोज नॉन फिक्शन का फॉर्म है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स ओन लाइफ रिटन और टोल्ड बाय हिमसेल्फ। ये वो स्टोरी होती है किसी भी एक व्यक्ति की, उसकी लाइफ के बारे में जिसे वो खुद लिखता है। अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ। It often includes the date and place of birth, stories from childhood or a young age, and may include a difficult time in one's life or great accomplishments. इसमें कई बार इंक्लूड होती हैं डेट्स भी, यानी कि जो घटनाएं बताई जाती हैं राइटर के द्वारा, तो उसमें डेट भी इंक्लूड होती है, प्लेस ऑफ बर्थ भी इंक्लूड होता है इन स्टोरीज में, जो कि उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकती है या फिर यंग एज से रिलेटेड हो सकती है। और कई बार इसमें इंक्लूड होता है डिफिकल्ट टाइम, यानी कि किसी एक राइटर की लाइफ में जो डिफिकल्ट टाइम आते हैं उनके बारे में जिक्र होता है, और उसकी जो ग्रेट एकम्प्लिशमेंट्स होती हैं, उसकी ज़िंदगी की जो महान अचीवमेंट्स होती हैं, उनके बारे में भी इसमें जिक्र होता है। जनरली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी ऑटोबायोग्राफी। ज़्यादातर जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोबायोग्राफी के, वो हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस लाइफ। इसमें सबसे पहले किसी भी एक व्यक्ति का जो लाइफ है उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ये पहला कंपोनेंट है किसी भी ऑटोबायोग्राफी का। व्हाट लाइफ रियली मीन्स टू वंस, कि एक जो लाइफ होती है वो किसी एक के लिए क्या मीनिंग रखती है। द विजन्स ऑफ वंस फ्यूचर, किसी भी एक के फ्यूचर का विजन, और कंक्लूजन, और उसका कंक्लूजन। ये सारी जो 4 चीजें हैं वो कंपोनेंट्स होती हैं किसी भी ऑटोबायोग्राफी के। रादर देन बीइंग रिटन बाय समबडी एल्स, एन ऑटोबायोग्राफी कम्स थ्रू द पर्सन्स ऑन पेन। बजाय इसके कि इसे किसी और के द्वारा लिखा जाए, जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो पर्सन खुद अपनी ही कलम के द्वारा लिखता है, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसे इंसान खुद ही अपने जीवन के बारे में जो भी घटनाएं होती है उसे वो खुद ही लिखता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर। हेलन केलर के द्वारा लिखी गई द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट फॉर्म है प्रोज नॉन फिक्शन का बायोग्राफी। अ बायोग्राफी इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ दैट इज रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी भी एक ट्रू स्टोरी है किसी भी व्यक्ति की लाइफ की, लेकिन इसे कोई और लिखता है। ऑटोबायोग्राफी में इंसान खुद लिखता है उसे, लेकिन जो बायोग्राफी होती है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है, किसी के जीवन की कथा। दोज एलिमेंट्स ऑल कम फ्रॉम अ रियल पर्सन्स लाइफ। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी किसी एक रियल पर्सन्स की लाइफ से रिलेटेड होते हैं। सो द कैरेक्टर्स आर रियल, इसलिए इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल होते हैं। सेटिंग भी एक्चुअल प्लेस में होती है, और जो इसके इवेंट्स, जो इसकी घटनाएं हैं, वो भी ट्रूली हैपेंड होती हैं। जो इसमें घटनाओं का जिनका जिक्र किया जाता है वो भी वास्तविक होती हैं। इट इज द बायोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द लाइव्स ऑफ राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स। ये किसी भी राइटर या आर्टिस्ट के लाइफ का, जीवन का जो है वो एक्सप्लोरेशन होता है। जो बायोग्राफी है, इट इज इंटेंडेड टू गिव एन ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रेल ऑफ अ पर्सन रिटन इन द थर्ड पर्सन। जो बायोग्राफी है
उसका उद्देश्य किसी एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रेयल को दर्शाना होता है, जो कि कोई थर्ड पर्सन उसे लिखता है। वह व्यक्ति खुद नहीं लिखता है, किसी और के द्वारा उसके जीवन को पोर्ट्रेल किया जाता है। बायोग्राफर्स यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट। बायोग्राफर्स यानी कि जो व्यक्ति बायोग्राफी लिखते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में वो लिख रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर वह व्यक्ति इफ ही शी इज अवेलेबल, अगर वह व्यक्ति उपलब्ध है, उससे प्राप्त करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, या फिर और इन रिसर्चिंग अदर सोर्सेज सच एज रेफरेंस मटेरियल्स, एक्सपर्ट्स, रिकॉर्ड्स, डायरीज, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। अगर वह व्यक्ति जीवित है तो उसी के द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, या फिर वो रिसर्च करते हैं कुछ सोर्सेज के द्वारा, जैसे कि उससे रिलेटेड जो मटेरियल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसकी डायरीज, उसके इंटरव्यूज, उनके रिलेटिव्स से मिलकर, इन सब चीज़ों से वो उस जानकारी को जुटाते हैं और उसके बाद वो बायोग्राफी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल्स्टॉय बाय A.N. विल्सन 1989 में लिखी गई, जेम्स जॉयस बाय रिचर्ड एलमन 1959। नेक्स्ट फॉर्म है नॉन फिक्शन का पैम्फलेट। A pamphlet is a small booklet or leaflet containing information or arguments about a single subject. Pamphlet एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में। It is a small unbound booklet that is used to advertise or provide information on a single subject. ये एक स्मॉल अनबाउंड बुकलेट होती है जिसका यूज किया जाता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर उस चीज का विज्ञापन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनली यूज्ड फॉर इन्फॉर्मिंग रादर देन डायरेक्ट सेलिंग। इसका मेनली यूज किया जाता है इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए मेनली पैम्फलेट का यूज किया जाता है, और आपने आजकल के दिनों में इन्हें देखा भी होगा कि पैम्फलेट का जो यूज है वो किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए या फिर किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए। सो रादर देन डायरेक्ट सेलिंग, इसका जो मेन यूज होता है वो होता है इन्फॉर्मिंग के लिए। इट्स पेजेस आर स्टेपल्ड टुगेदर और प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन शीट एंड फोल्डेड इन हाफ और सेवरल टाइम्स। इसके जो पेजेस होते हैं वो साथ में स्टेपल्ड होते हैं या फिर वो दोनों साइड पर प्रिंटेड होते हैं एक ही शीट के, या फिर वो फोल्डेड होते हैं हाफ में या फिर कई सेवरल टाइम्स, कई तहों में वो फोल्ड होते हैं उसके जो पेजेस होते हैं। कॉमन यूजेस फॉर पैम्फलेट्स include political campaigns, event promotion and communicating organization information। ज़्यादातर जो इसके uses हैं pamphlets के, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उसमें इंक्लूड होते हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स। जितने भी राजनीतिक कैंपेन्स होते हैं उनमें पैम्फलेट्स का यूज़ देखा होगा आपने, वो प्रचार करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। इवेंट प्रमोशन, किसी इवेंट को प्रमोट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिससे कि उनका एडवर्टीजमेंट हो जाए। और साथ ही कम्युनिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी पैम्फलेट्स का यूज किया जाता है। सिंपल डिजाइन एंड इजी टू होल्ड। पैम्फलेट जो होते हैं उनका बड़ा ही सिंपल डिजाइन होता है और वो बहुत ही आसानी से होल्ड किए जा सकते हैं। यूजुअली कंटेन अ फेयर अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। यूजुअली क्या होता है कि पैम्फलेट में जो टेक्स्ट होता है, जो भी लिखित मटेरियल होता है, वो बहुत ही फेयर अमाउंट में होता है, मतलब ना ही ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है। किसी भी एक सिंगल टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ा ही फेयर अमाउंट ऑफ टेक्स्ट होता है। वेल suited for display in a literature rack such as in a showroom, lobby or waiting area। ये वेल सूटेड होते हैं किसी भी लिटरेचर रैक में डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि किसी शोरूम में, लॉबी में या फिर वेटिंग एरिया में। आपने देखा भी होगा कहीं लॉबी, शोरूम और वेटिंग एरिया में पैम्फलेट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रॉज नॉन फिक्शन इज एस्से, निबंध। जो एस्से वर्ड है ये डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड एस्सेयर से, जिसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट और टू ट्राई, मीन्स कोशिश करना। An essay is a short form of literary composition based on a single subject matter and often gives the personal opinion। जो निबंध होता है, ऐसे होता है, वो एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है किसी एक लिटरेरी कंपोजिशन का, यानी कि जो एक साहित्यिक रचना होती है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि आधारित होता है किसी एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर पर। आपने देखा भी होगा कि जब हम निबंध लिखते हैं तो उसका एक टॉपिक होता है, तो उस सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर वो कंपोजिशन बेस्ड होता है और वो ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत जो राय है उसे
टॉपिक के बारे में उसे शो करता है, उसे देता है। जो भी ऐसे लिखता है तो उसका पर्सनल ओपिनियन जो है वो ऐसे के थ्रू आता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब्स इट एज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो ऐसे है वो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी एक विशेष सब्जेक्ट पर ये एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो कि इंसान के व्यक्तिगत राय को दर्शाता है। According to a famous English essayist, Aldous Huxley defines as a literary device for saying almost everything about almost anything। एक फेमस इंग्लिश एसेइस्ट हैं ऑल्डोस हक्सले, जिन्होंने डिफाइन किया है इसे, ऐसे को एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस माना है कि ऐसे सब कुछ कहता है, अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में सब कुछ कह सकता है। कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी निबंध हम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में हम इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना देते हैं, उसके बाद बॉडी और लास्ट में होता है कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष होता है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे बट दे आर ऑफन डिफाइंड इन 4 कैटेगरीज। ज़्यादातर एसेज बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मेनली इन्हें 4 कैटेगरीज में बताया गया है। आर्ग्यूमेंटेटिव और पर्सुएसिव, एक एसे का टाइप है आर्ग्यूमेंटेटिव जो कि जिसमें तर्क रखे जाते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं वो एक्सपोजिटरी, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसेज, ये उसके टाइप हैं एसेज के। एन आउटलाइन इज अ डायरेक्ट एंड क्लियर मैप ऑफ एसे। अब यहाँ आपको एसे के पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि जो आउटलाइन होती है एसे की वो एक डायरेक्ट और क्लियर मैप है एसे का। जो आउटलाइन है वो शो करती है कि हर पैराग्राफ जो है उसमें क्या है, क्या चीज कंटेन है। इट शोज व्हाट ईच पैराग्राफ विल कंटेन, इन व्हाट ऑर्डर पैराग्राफ्स विल अपीयर, और किस तरीके से जो पैराग्राफ्स के ऑर्डर हैं वो दिखेंगे। एंड हाउ ऑल द पॉइंट्स फिट टुगेदर एज अ होल, और किस तरीके से सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक पूर्ण तरीके से कैसे फिट होंगे। तो ये आउटलाइन जो है वो एक डायरेक्ट और क्लियर मैप होता है एसे का, जिसमें ये चीज़ शो होती है कि हर पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ्स किस ऑर्डर में अपीयर होंगे और जो सारे पॉइंट्स हैं वो कैसे फिट होंगे एक साथ पूरे। मोस्ट आउटलाइंस यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबर्स टू अरेंज इंफॉर्मेशन एंड कन्वे पॉइंट्स। ज़्यादातर जो आउटलाइंस होती हैं उसमें बुलेट पॉइंट्स और नंबर्स का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए या फिर पॉइंट्स को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ लव बाय फ्रांसिस बेकन, द सेक्रेड ग्रोव ऑफ ओशगबो बाय जेफरे टेलर, ये एग्जाम्पल्स हैं एसे के। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोयर की। कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जो मेमोयर वर्ड है ये आया है फ्रेंच वर्ड मेमोयर से, जिसका मतलब है मेमोरी और रेमिनिसेंस। इट इज अ रिटन फैक्चुअल अकाउंट ऑफ समबडीज लाइफ। मेमोयर क्या है? ये भी एक लिखा गया फैक्चुअल अकाउंट होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ का। This literary technique tells a story about the experiences of someone's life। ये भी किसी व्यक्ति की जो लाइफ है उसके जो जिंदगी के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ये उस स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो ये एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जो कि एक कहानी बताती है किसी भी व्यक्ति के जीवन के, जिंदगी के अनुभवों की, यूजुअली अबाउट अ स्पेसिफिक थीम और अबाउट अ पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ। यूजुअली ये जो मेमोयर होते हैं ये एक विशेष थीम पर होते हैं या फिर ये किसी एक व्यक्ति के लाइफ का पार्ट उसको डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ऑफन एसोसिएटेड विद पॉपुलर पर्सनालिटीज सच एज सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, सिंगर्स, सोल्जर्स एंड राइटर्स। ये ज्यादातर जो मेमोयर हैं ये एसोसिएटेड होते हैं जिसमें पॉपुलर पर्सनालिटीज का जिक्र होता है, उनकी जिंदगी की जो अनुभव होते हैं उनके बारे में बताया जाता है मेमोयर में। तो ये एसोसिएटेड होते हैं ज्यादातर पॉपुलर पर्सनालिटीज से, जैसे कि सेलिब्रिटीज हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, सोल्जर्स हैं, राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, तो उनके लाइफ के जो पार्ट है उसको बताते हैं। मेमोयर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर जो है वो ऑटोबायोग्राफी की कैटेगरी में ही आता है, बट इट इज यूज्ड एज इट्स सब जॉनरे, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है उसके सब जॉनरे के रूप में। मेजर डिफरेंस बिटवीन मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी, जो इसका मेन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस माना जाता है मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी का, इज दैट अ memoir is a centralized and more specific storytelling, while an autobiography spans the entire life of a person with intricate details। अब इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये है कि जो मेमोयर है वो सेंट्रलाइज्ड होता है और उसकी एक विशेष स्टोरी टेलिंग होती है, जबकि ऑटोबायोग्राफी में जो क्या होता है,
अगर हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं, वो बताती है पूरी एंटायर लाइफ के बारे में, किसी भी व्यक्ति की एंटायर लाइफ के बारे में बताती है, जिसमें उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका चाइल्डहुड, उसकी फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशन, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें ऑटोबायोग्राफी में होती है। जबकि जो मेमोयर होता है उसमें किसी व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ी कोई स्पेसिफिक स्टोरी जो है उसका जिक्र किया जाता है। उसमें ये सारी डिटेल्स इतनी नहीं होती, एंटायर लाइफ के बारे में जिक्र नहीं होता कि फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर उसके यूथ एज तक उसका जो स्ट्रगल है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में खाली ऑटोबायोग्राफी में जिक्र होता है। लेकिन मेमोयर जो है वो एक विशेष स्टोरी, उसकी ज़िंदगी का एक विशेष जो अनुभव होता है, कोई ऐसी घटना होती है, उसके बारे में जिक्र किया जाता है। तो मेमोयर जो है वो स्पेसिफिक होता है एंड फोकस्ड टेलिंग द स्टोरी ऑफ समबडीज लाइफ, और उसका फोकस होता है किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में स्टोरी को कहना, फोकसिंग ऑन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट occurred at a specific time and place। उसका फोकस होता है किसी एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करना जो कि किसी एक विशेष टाइम और प्लेस पर हुई है। तो ये फर्क होता है मेमोयर और आत्मकथा में, यानी कि ऑटोबायोग्राफी में। ऑटोबायोग्राफी में पूरी लाइफ के बारे में होता है, जिसके बारे में वो लिखी जा रही है, जो जिसकी आत्मकथा है उसके बारे में डिटेल्स होती हैं, चाइल्डहुड, उसकी फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशन, प्रोफेशन, उसकी यूथ एज, सब चीज़ें उसमें आपको मिलती हैं। लेकिन जो मेमोयर है उसका फोकस होता है खाली किसी की लाइफ की स्टोरी के बारे में बताना, या उसका फोकस होता है कि कोई एक विशेष समय और स्थान पर हुई जो घटना होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल, होमेज टू कैटलोनिया बाय जॉर्ज ऑरवेल, ऑरवेल्स ग्रिपिंग टेल ऑफ हिज डेज ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं मेमोयर के। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवलॉग। इट इज अ ट्रुथफुल अकाउंट of an individual experiences traveling, usually told in the past tense and in the first person। अब ट्रैवलॉग क्या होते हैं? ट्रैवलॉग भी एक सत्याधारित घटना होती है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव होते हैं ट्रैवल के दौरान, यात्रा के दौरान, यूजुअली जो कि पास्ट टेंस में हुए हों, तो वो उनका जिक्र किया जाता है। दिस वर्ड सपोजली कम्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स ट्रैवल एंड मोनोलॉग। ये जो वर्ड ट्रैवलॉग है ये आया है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, ट्रैवल और मोनोलॉग से। जो मोनोलॉग है ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड मोनोस। मोनोस मतलब अलोन, अकेला, एंड लोगो मीन्स स्पीच। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है मोनोलॉग। सो अलोन स्पीच, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो यात्रा होती है उसके दौरान जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में वो जो स्पीच देता है, तो वो ट्रैवलॉग होता है। इट एम्स टू बी अ ट्रू अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग, डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट द ट्रैवलर सीज, हियर्स, टेस्ट, स्मेल्स and feels in the external world while traveling are essential components। So travelogue का जो मेन एम होता है वो किसी भी एक व्यक्ति के, किसी एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को शो करता है। एक्सपीरियंसेस जो कि उसके ट्रैवलिंग के दौरान होते हैं, उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, जिसमें जो ट्रैवलर है वो क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या चीज़ टेस्ट करता है, क्या स्मेल करता है, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ट्रैवलॉग में। यात्रा के दौरान वो उस एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या फील करता है, ट्रैवलिंग के दौरान वो उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैवलॉग के। कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जर्नल, एन आर्टिकल और essay, a podcast, a lecture, a narrated slideshow, or in virtually every written or spoken form of creation। जो ट्रैवलॉग होते हैं वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक बुक के रूप में, जर्नल के, किसी भी आर्टिकल, एसे में, पॉडकास्ट में, लेक्चर, या फिर कोई एक नैरेटेड स्लाइड शो हो, या फिर कोई भी एक वर्चुअली लिखा हुआ, या फिर कोई ऐसी क्रिएशन हो जो कि स्पोकन फॉर्म में हो। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ट्रैवलॉग, बुक के रूप में भी हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, नैरेटेड एक बताया गया कहानी बताते बताते एक स्लाइड शो भी हो सकता है, कोई एक लेक्चर भी होता है ट्रैवलॉग। तो ट्रैवलॉग किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ट्वेन्स द इनोसेंट्स अब्रॉड, अ बुक पब्लिश्ड इन 19th century। मार्क ट्वेन्स का द इनोसेंट्स अब्रॉड जो कि बुक पब्लिश्ड हुई थी 19th century में। इसका एक और एग्जाम्पल्स हैं, गुलिवर ट्रैवल्स आपने पढ़ी ही होगी, जिसमें एक एडवेंचरस स्टोरी है कि जब गुलिवर के जहाज पर समुद्री
डाकुओं के द्वारा हमला किया गया तो वह भारत के पास एक उजाड़ चट्टानी द्वीप के पास अकेला छूट गया था। तो ये जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई बुक है जो कि एक ट्रैवल लॉग है। तो ये ह्यूमन नेचर पर तो व्यंग करता ही है, साथ ही साथ ये अपने आप में ही जो यात्रियों की कहानियां होती हैं यानी कि जो ट्रैवल लॉग होते हैं तो उसकी एक साहित्यिक शैली की पैरोडी भी है ये। नेक्स्ट form of non-fiction is diary, a regularly kept record of the diarist activities and reflections. डायरी क्या है? ये एक रेगुलरली लिखा गया ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि डायरिस्ट की एक्टिविटीज का रिफ्लेक्शन देता है, यानी कि जो भी डायरी को लिखता है उसकी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखता है और उसकी जो एक्टिविटीज होती है उसका रिफ्लेक्शन हमें उस डायरी में मिलता है। आपने देखा भी होगा कि हम लोग, ये वही डायरी है कि हम लोग भी कई बार अपनी ज़िंदगी से जुड़ी घटनाओं को और अपनी चीज़ों के बारे में लिखने के लिए हम डायरी का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक नॉन फिक्शन का ही फॉर्म है, क्योंकि इसमें हम जो भी बातें लिखते हैं वो हमारी रियल इवेंट्स, हम जिन रियल पीपल से मिलते हैं उनसे रिलेटेड ही होती हैं। अपनी रियल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उनके बारे में ही हम उसमें इंक्लूड करते हैं, उस रिकॉर्ड को लिखते हैं। Written primarily for the writer's use alone. ये प्रमुख रूप से लिखी जाती है जिसमें जो राइटर है वो इसे अकेले में लिखता है। The diary has a frankness that is unlike writing done for publication. डायरी में फ्रैंकनेस होती है और ये तब तक होती है अगर कोई सामान्यतः एक इंसान अगर डायरी लिख रहा है अपने जीवन के बारे में, उसमें घटनाओं को लिख रहा है तो उसमें फ्रैंकनेस होती है, लेकिन अगर वो उस डायरी को पब्लिश करता है तो उसकी जो फ्रैंकनेस होती है वो लिमिटेड हो जाती है। तो राइटर क्योंकि इसे अलोन में लिखता है और साथ ही साथ अगर उसने सोच रखा है कि वह अपनी डायरी को पब्लिश करेगा तो उसमें जो फ्रैंकनेस होती है वो उसमें उसकी लिमिट हो जाती है, मतलब इतनी फ्रैंकनेस नहीं रहती जो एक जनरल डायरी में रहती है। अ पर्सनल डायरी में इंक्लूड अ पर्सन्स एक्सपीरियंसेस। जो एक पर्सनल डायरी होती है उसमें इंक्लूड होते हैं किसी भी व्यक्ति के एक्सपीरियंस, अनुभव जिसे वो फील करता है, उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स, उसके विचार, उसकी भावनाएं, एक्सक्लूडिंग कमेंट्स ऑन करंट इवेंट्स आउटसाइड द राइटर्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरी में वो कई चीज़ों को इंक्लूड करता है, उसकी ज़िंदगी के अनुभव, उसके विचार, उसकी भावनाएं, जो करंट इवेंट्स, जो करंट घटनाएं वो देखता है उस पर अपने कमेंट्स लिखता है, जो बाहरी चीज़ें वो देखता है, जो बाहरी घटनाएं होती हैं जिसे डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उनका उल्लेख भी वो अपनी डायरी में करता है। द वर्ड जर्नल में बी समटाइम्स यूज्ड डायरी। कई बार डायरी के लिए एक वर्ड यूज हुआ है जर्नल, बट जनरली अ डायरी हैज डेली एंट्रीज वेयर एज जर्नल राइटिंग कैन बी लेस फ्रीक्वेंट। लेकिन इन दोनों में अंतर इतना है कि अगर हम डायरी को देखें तो उसमें डेली एंट्रीज होती हैं, यानी कि अगर किसकी डायरी के बारे में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं या फिर अगर डायरी और जर्नल का हमें अंतर निकालना हो जर्नल का, तो उसमें ये एक अंतर होता है कि डायरी में डेली एंट्रीज होती हैं, लाइक रोज की डेट डलती है और उसके उस दिन के बारे में जो राइटर है, जो भी डायरी लिख रहा है, तो वो उसमें अपनी एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखता है पर्टिकुलर हर डे पर, डेली एंट्री होती है उसकी। लेकिन जर्नल राइटिंग में वो लेस फ्रीक्वेंट होता है। लेस फ्रीक्वेंट मीन्स कभी कभार, कि एक व्यक्ति ने आज कुछ लिखा, उसके बाद फिर 10 दिन बाद कुछ उसे लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए, तो वो 10 डेज बाद उसे लिखेगा, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ नहीं 10 डेज में नहीं लिख पाता तो वो 15 या 1 मंथ के बाद लिख देता, तो वो लेस फ्रीक्वेंट होती है। जबकि डायरी में जो है वो डेली एंट्रीज होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है डायरी और जर्नल का। तो ये थे हमारे नॉन फिक्शन के फॉर्म्स। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की भी, जैसे कि न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं, कुक बुक है, लेटर है, स्पीच है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब भी नॉन फिक्शन के ही फॉर्म्स हैं। क्योंकि आप देखते भी हैं कि जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं या फिर लेटर हैं या फिर जो स्पीच होती है, एडवर्टीजमेंट होते हैं, ये सारे रियल पीपल इवेंट्स से, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो जहाँ पर रियल चीज़ें होती हैं वो सब जो फॉर्म है वो नॉन फिक्शन का आ जाता है। फिक्शन आपका इमेजिनेटिव होता है, लेकिन नॉन फिक्शन में सब चीज़ें रियल पीपल, रियल इवेंट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर आर्टिकल, स्पीच, एडवर्टीजमेंट, ये भी फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शन ही माने जाते हैं। सो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं उनके पार्ट्स में हमने इसलिए डिवाइड किया था ताकि आप इस चीज़ को ब्रीफली समझ सके। तो हमने इसीलिए एक एक पार्ट में हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें पोइट्री के फॉर्म्स, ड्रामा फॉर्म्स,
प्रोज के फॉर्म्स, जिसमें हमने आपको फिक्शन के फॉर्म्स अलग समझाए, नॉन फिक्शन के फॉर्म्स अलग डिस्कस किए, जिससे कि आप इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएं। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही आएंगे। थैंक यू।